नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला प्रश्न है, कैरी ट्रेड शब्द का अर्थ है जब किसी ऐसे देश से पैसा उधार लिया जाता है जहां ब्याज दरें कम हैं और किसी ऐसे देश में निवेश किया जाता है जहां ब्याज दरें अधिक हैं, तो इसे हम कैरी ट्रेड की संज्ञा देते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। वैश्विक निवेशक लगातार पैसे कमाने के तरीके खोज रहे हैं। एक तरीका यह है कि कम ब्याज दर वाले देशों से पैसा उधार लिया जाए और फिर मुद्रा बदलने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा ब्याज दरों वाले देशों में निवेश किया जाए। सरल शब्दों में कहें तो ऐसे शब्द यह जो है वो कैरी ट्रेड कहलाता है। तो याद रखें, कैरी ट्रेड जो है वो कम ब्याज दरों वाले देशों से पैसा उधार लेकर फिर ज़्यादा ब्याज दरों वाले देशों में निवेश करने की प्रक्रिया को कैरी ट्रेड कहा जाता है। ऐसी संभावनाएं इसलिए पैदा हो सकती है क्योंकि कई देशों में केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को ऐसे स्तर पर रखने का प्रयास करते हैं जो उनकी अपनी आर्थिक स्थितियों के लिए उपयुक्त हो। उदाहरण के लिए, अगर जापान केंद्रीय बैंक ने 2011 और 2016 के बीच ब्याज दरों को 0% तक रखा, वास्तव में 2016 से उन्हें और भी कम कर दिया गया ताकि कम ब्याज दरों के पीछे इसका लक्ष्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। कम ब्याज दर होगा तो लोग पैसा जो है वो ज़्यादा खर्च करेंगे। ठीक है। ब्याज में उच्च ब्याज में उच्च ब्याज दरों के कारण येन, डॉलर और अधिकांश अन्य उभरते देशों की मुद्राओं के मुकाबले मजबूत हुआ। पिछले हफ्ते में येन की विनिमय दर डॉलर, रियल और रुपया और पैसों जैसी मुद्राओं के मुकाबले काफ़ी बड़ा है, इसलिए एक जो है वो जो है वो सही आंसर है, यानी कि ए। अगला प्रश्न है, स्वच्छ पौधा कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, यह कार्यक्रम बागवानी के एकीकृत विकास मिशन के तहत शुरू किया गया है। दूसरा ऑप्शन है, यह पहल बेहतर स्वाद, उपस्थित और पोषण मूल्य के साथ बेहतर उपज सुनिश्चित करेगी। तीसरा ऑप्शन है, यह वायरस मुक्त और उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री तक पहुंच प्रदान नहीं करेगी। ठीक है। चौथा है, यह कार्यक्रम ग्रामीण और विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया जाएगा। तो ये दोनों जो है वो सही नहीं है। ऊपर दिए कथनों में से कितने सही हैं? तो दो सही हैं। ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मंत्रिमंडल ने बागवानी के एकीकृत विकास मिशन के तहत 1766 करोड़ रुपए के स्वच्छ पौधा कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इस मिशन को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा, इसलिए कथन एक जो है वो सही है और 4 जो है वो सही नहीं है। कृषि किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इस मिशन को कार्यान्वित किया जाएगा। स्वच्छ पौधा कार्यक्रम वायरस मुक्त उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री तक पहुंच को सक्षम करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च कृषि उपज और बेहतर कमाई के अवसर पैदा होंगे। कार्यक्रम यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाला वायरस मुक्त भोजन मिले, जिससे फलों का स्वाद, रूप और पोषण सामग्री बेहतर हो। इसलिए कथन 2 जो है वो सही है और 3 जो है वो सही नहीं है। कार्यक्रम भूमि के आकार और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी किसानों के लिए स्वच्छ पौधा सामग्री तक सस्ती पहुंच को सुनिश्चित करेगा। कार्यक्रम अपने डिजाइन और कार्यान्वयन में महिला किसानों को सक्रिय रूप से शामिल करेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके पास संसाधन, प्रशिक्षण और निर्णय लेने की शक्ति तक पहुंच हो। कार्यक्रम प्रत्येक क्षेत्र के अनुरूप स्वच्छ पौधों की किस्मों, प्रौद्योगिकी का उत्पादन करके भारत की विभिन्न कृषि संबंधी परिस्थितियों को संभालेगा, इसलिए विकल्प बी जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित मालवा नहर हाल ही में चर्चा में थी। यह नई सिंचाई नहर परियोजना निम्नलिखित में विकसित की जाएगी। तो ये पंजाब में विकसित की जाएगी। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1950 के दशक के मध्य में भाखड़ा नांगल लाइन, सरहिंद फीडर और बिस्ट दोआब नहरों के निर्माण के लगभग 7 दशक बाद पंजाब ने एक नई सिंचाई मार्ग पर 2300 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई है, जो राज्य के दक्षिणी पश्चिम हिस्से में दक्षिण
उत्तर दक्षिण में लगभग 150 किलोमीटर तक फैला होगा। प्रस्तावित 149.53 किलोमीटर लंबी नहर का नाम मालवा के नाम पर रखा गया है, जो पंजाब के 3 भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सबसे बड़ा है। प्रस्तावित 50 फुट चौड़ी 12 फुट गहरी नहर फिरोजपुर जिले के सतलुज नदी पर हरिके हेडवर्क्स से शुरू होगी और 2000 क्यूसेक पानी जो है वो पहुंचाएगी। प्रस्तावित नहर हरियाणा की सीमा के पास मुक्तसर जिले के वारिंगखेड़ा गांव में समाप्त होगी। सरहिंद फीडर और राजस्थान फीडर नहरों के समानांतर चलेगी, जो बाद में पूर्व में है। नहर, जिसके पूरा होने में 5 साल लगने की उम्मीद है, का उद्देश्य 7 जिलों की 2 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना है। तो विकल्प सी जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बायो इंडिकेटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, यह एक जीवित जीव है जो हमें पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य का अंदाजा देता है। पहला ऑप्शन है कि यह एक जीवित जीव है जो हमें पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य का अंदाजा देता है। दूसरा ऑप्शन है, यह पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रदूषकों के प्रभावों को बताता है। तीसरा ऑप्शन है, कोपपोड बायो इंडिकेटर का एक उदाहरण है। ऊपर दिए गए कथनों में से सही है, तो ये तीनों सही है। ठीक है। मेढक बहुत महत्वपूर्ण जैव संकेतक है। उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति पर्यावरण की स्थिति का संकेत देती है। एक जीव, बायो इंडिकेटर किसे कहते हैं? तो एक जीवित चीज जो पर्यावरण की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती है, उसे जैव संकेतक के रूप में कहा जाता है, यानी कि बायो इंडिकेटर कहा जाता है एक जीवित चीज जो पर्यावरण की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती है। कुछ प्रजातियां पर्यावरण प्रदूषक के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं। जीव परिवर्तित प्राकृतिक विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, व्यवहार और यहाँ तक कि मृत्यु भी प्रदर्शित कर सकता है। कोपपोड और अन्य छोटे जल क्रस्टेशियन जो कई जल निकायों में पाए जाते हैं, एक प्रकार के जैव संकेतक हैं, इसलिए कथन 3 जो है वो सही है। भौतिक और रासायनिक परीक्षणों के विपरीत जैव संकेतक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रदूषकों के संचयी प्रभावों के साथ साथ किसी समस्या की संभावित अवधि के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं, इसलिए कथन 2 जो है वो सही है। विकल्प डी जो है इसका सही आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी कि टॉप्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ये ऑप्शन दिया है कि यह युवा मामले और खेल मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे 2014 में शुरू किया गया था। दूसरा ऑप्शन है, मिशन ओलंपिक सेल एक समर्पित निकाय है जो टॉप्स के तहत चुने गए एथलीटों की सहायता के लिए बनाया गया है। तीसरा ऑप्शन है, विदेशी प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के अलावा यह एथलीटों को 1 लाख रुपए प्रति मासिक वजीफा भी प्रदान करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 और 2 सही है। ठीक है। सरकार वर्तमान में टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के तहत चुने गए 1050 व्यक्तियों को जो है वो ट्रेनिंग दे रही है, जिसमें प्रशिक्षण, उपकरण और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी से जुड़ी सभी लागतें शामिल हैं। सरकार ने जमीनी स्तर की प्रतिभाओं को उजागर करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए 3 पहल की है। पहला पहल है, साथ ही उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के अवसर भी प्रदान किए हैं। खेलो इंडिया के तहत सरकार ने प्रत्येक जिले में एक केंद्र स्थापित किया। यह 14 वर्ष और उससे अधिक आयु के स्कूली और कॉलेज के छात्रों के लिए राज्य और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भी आयोजित करता है। एक कीर्ति कार्यक्रम खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है, जो स्कूलों और संस्थाओं में प्रतिभाओं की पहचान करता है। वर्तमान में देश में एक प्रतिभा खोज प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 1 लाख प्रतिभाशाली एथलीटों की पहचान की गई है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए सितंबर 2014 में टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना शुरू की थी। तो ये 2014 में, इसलिए कथन 1 जो है वो सही है। ठीक है। यह पहल पूरी तरह से चालू और 2030
ओलंपिक पैरा ओलंपिक खेलों के लिए पहचाने जाने वाले संभावित एथलीटों को हर तरह की सहायता प्रदान कर रही है, जिसकी विदेशी प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता उपकरण, कोचिंग शिविर शामिल है। इसके अलावा प्रत्येक एथलीट को 50,000 रुपये का मासिक वजीफा भी दिया जाता है, इसलिए कथन 3 जो है वो सही नहीं है। मिशन ओलंपिक सेल एक विशिष्ट इकाई है जिसे टॉप योजना के तहत चुने गए एथलीटों की मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। मिशन ओलंपिक सेल की अध्यक्षता खेल प्राधिकरण के महानिदेशक करते हैं, इसलिए कथन 2 जो है वो सही है। इसलिए विकल्प ए जो है वो सही आंसर है। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।